आरजेडी और कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि ये तो हमारे दबाव में किया गया। हमें कुछ एग्रेसिव करने की जरूरत नहीं है। जिसको श्रेय लेने की होड़ में लगना आप लगिए। आपका ओरिजिनल एक नारा था बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वो अब कितना काम कर रहा है? इसको एग्जीक्यूट अब बिहार में रहकर ही किया जा सकता है। जिस विकसित देश की कल्पना मेरे प्रधानमंत्री करते हैं वो तभी संभव होगा जब मेरा बिहार विकसित राज्य बनेगा। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में रामविलास पासवान जी से आपने क्या क्या लिया है? वो मेरी जगह यहाँ पर अगर होते और आप उनसे सवाल पूछते तो छूटते ही उनका जवाब होता कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। तेजस्वी यादव के बारे में क्या ख्याल है? फिटनेस पे बात याद आ गई। वो मेरे छोटे भाई हैं। मैं ये चीज मैं जरूर उनको बोलूंगा कि उनको इसके ऊपर जरूर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। चिराग मन कैसे हल्का करते हैं? गप्पाजी किससे के साथ कर पाते हैं? माय मदर इज माय बेस्ट फ्रेंड। मैं उनके साथ मैं बहुत समय बिताता हूँ, बहुत चिट चैट करता हूँ। रामविलास पासवान जी बहुत अच्छा खाना खिलाते थे हम लोगों को, बहुत अच्छे थे, खुद बनाते भी थे। आई नो। चिराग क्या कर पाते हैं? चाय बना लेते हैं? मैं बहुत बुरा हूँ इसमें। पार्टी का अखिल भारतीय विस्तार भी कुछ देने की योजना है या सिर्फ बिहार में ही? नहीं, बिल्कुल। और पार्टी एक्सपेंशन मोड में है। नमस्कार, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के विशेष साक्षात्कार श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ भारतीय राजनीति के चमकते हुए सितारे हैं और उतने ही जरूरी सितारे भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चिराग पासवान साहब की, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका चिराग जी। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए आपने समय निकाला। बिहार में का बा? बिहार में अब सब ठीक है बा। सब बढ़िया। और जिस तरीके से मौजूदा गठबंधन बिहार में 5 दलों का एनडीए का गठबंधन जिस मजबूती और जिस एकजुटता के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में दोनों जगह बहुत खूबसूरत भूमिका में ये गठबंधन है। एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो एक के बाद एक लोकसभा चुनाव के वक्त किए गए वादों को निरंतरता में प्रधानमंत्री जी बिहार आकर पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ क्योंकि ये चुनावी वर्ष भी है तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी ये गठबंधन एकजुटता के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और मैं ये मानता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि इस बार एनडीए का ये गठबंधन एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर होगा। इस ऐतिहासिक जीत के विश्वास के पीछे जनगणना, जाति जनगणना का कितना बड़ा योगदान होगा? वैसे मैं ऐसे विषयों को राजनीति के साथ जोड़कर नहीं देखता, बट हाँ, जब भी आप जन भावना का सम्मान करते हैं और गरीब कल्याण योजनाओं को गति देते हैं तो यकीनन स्वाभाविक है कि जनता का साथ भी आपको उतना ही मिलता है। और जो राजनीतिक दृष्टि से देखें, चुनावी दृष्टि से देखें तो जो इलेक्शन रिजल्ट्स में भी सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है, मजबूती देता है, तो यकीनन इसका राजनीतिक लाभ तो होगा ही, बट उससे ज्यादा बड़े और महत्वपूर्ण विषय जो मेरे लिए है, सामाजिक लाभ बहुत होगा। जिस समावेशी विकास की बात हम लोग करते आए हैं और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी 60 के दशक में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी और उस वक्त संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी होती थी जो लोहिया जी के विचारों पे चलने वाली पार्टी होती थी। और मुझे याद है 69 में जब वो पहली बार विधायक बने तब से उस पार्टी का एक नारा होता था जिस पंक्तियों को कई बार और सदन में भी उन्होंने कई बार दोहराने का काम किया, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। इस बात को, इस नारे को चरितार्थ करने का काम, इसको धरातल पे उतारने का काम कल के मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एनडीए सरकार के लिए गए इस फैसले ने किया। तो मैं मानता हूं कि मेरे नेता, मेरे पिता जहां होंगे वो भी खुश होंगे, पर उससे बड़ी बात देश की वो एक बड़ी आबादी जो लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रही थी, उनकी भावना को सम्मान मिला। आखिरी बार देश में जाति आधारित जनगणना लगभग 100 साल होने को आए हैं, 1931 में हुई थी और आजादी के बाद तो कभी हुई ही नहीं। जरूरी था कि अब ये हो और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला प्रधानमंत्री जी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले इस पे बहुत साफ रुख नहीं था, लेकिन अब जब हो गया है तो बिहार में राजनीतिक क्रम ऐसे रहे हैं जिससे लोग कहेंगे नहीं, हमारी मांगे हमने की थी। जबकि आपने जैसे कहा, पासवान साहब ने उस जमाने में जिसकी जितनी हिस्सेदारी वाली बात, जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, अब उस जो गैप को है भारतीय जनता पार्टी का, जो पहले कथन था, अब जो किया है उन्होंने, और अचानक एक स्ट्राइक, पॉलिटिकल स्ट्राइक की है उन्होंने
भारतीय राजनीति में, उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हर फैसले का एक उचित समय होता है और सही समय पर सही फैसले लिए जाने ज़रूरी हैं, जो मेरे प्रधानमंत्री की कार्यशैली में हमेशा देखने को मिला है एंड दिस वाज़ द नीड ऑफ द आवर। अब इसकी ज़रूरत थी। ऐसा नहीं है कि ये यकायक लिया गया ये फैसला था, लंबे समय से। बिकॉज़ आज की तारीख में 1931 की बनिस्बत आप देखें तो जनसंख्या बहुत बढ़ गई है और वो इकोसिस्टम तैयार होना ज़रूरी था इस फैसले को लेने से पहले कि पूरी पारदर्शिता के साथ इस जनगणना को कराया जा सके। और लंबे समय से गठबंधन के भीतर इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये भ्रम या एक नैरेटिव बनाने का प्रयास ज़रूर किया जाता है कि वो इसके समर्थन में कभी नहीं थे और उदाहरण दिए जाते हैं उन नारों को लेकर कि बटोगे तो कटोगे और तमाम इस तरीके की बातें जो भाजपा के नेताओं के द्वारा कही गई, इसको उदाहरण के तौर पे दिखाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति आधारित जनगणना का समर्थक नहीं रही। जबकि इसके विपरीत जब बिहार में ये सर्वे कराया गया तो भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता, हर एक विधायक ने खुलकर उस सर्वे का समर्थन किया था और हम लोगों ने भी उस वक्त समर्थन किया था। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा कभी इसके विपक्ष या विरोध में थी, बल्कि ताज्जुब तो मुझे उन लोगों का होता है जो आज श्रेय लेने की होड़ में आ गए हैं, जो भागे जा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं बोलने के लिए कि हमारे दबाव में, हमारे कहने से हुआ। अरे प्रभु, आज़ादी के बाद आप ही लोग सत्ता में थे। आज राहुल जी जब बोलते हैं तो ताज्जुब होता है, आज़ादी के बाद लंबे समय तक किसकी सरकार थी? आप ही की सरकार थी। आपकी पार्टी के ही नहीं बल्कि आपके परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहे थे। तो क्यों नहीं उस वक्त आपने जाति आधारित जनगणना करा ली? आज जब लालू जी बोलते हैं, प्रभु आप स्वयं मुख्यमंत्री थे मेरे राज्य के, 90 के दशक में आपके परिवार के 2-2 मुख्यमंत्री रहे, 15 साल, 1.5 दशक से ज्यादा निरंतरता में आप सत्ता में रहे। क्यों नहीं आपने उस वक्त बिहार में करा लिया? बिहार में जब हुआ वो तब हुआ जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। ऐसे में जब अखिलेश जी बोलते हैं आप स्वयं मुख्यमंत्री थे, आपके पिताजी थे, क्यों नहीं आपने उस वक्त यूपी में आपने ये करवा लिया? तो आज जो लोग होड़ में आ गए हैं श्रेय लेने की, उनसे ये सवाल जरूर बनता है कि आपने अपने समय में क्या किया। जबकि मनमोहन जी के वक्त ये प्रस्ताव आया भी था, इनिशिएट हुआ था 2010 में एक जीओएम भी गठित कर दिया गया था और उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि आपको इसको सिर्फ एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना था। आपने जाति आधारित जनगणना को एक पॉलिटिकल वेपन के अलावा कभी और कुछ नहीं समझा। आपने बहुत कुछ बातों में स्पष्ट किया कि आपकी रणनीति क्या होगी, खास तौर से जो आरजेडी और कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि ये तो हमारे दबाव में किया गया, आपने बता दिया कि साहब पिछले 70 सालों में क्या हुआ। इस रणनीति को कितना एग्रेसिवली आप लोग आगे ले हमें कुछ एग्रेसिव करने की जरूरत नहीं है। जिसको श्रेय लेने की होड़ में लगना आप लगिए। ये फैसला देश की एक बड़ी आबादी की भावना को मद्देनजर रखते हुए लेना जरूरी था। सरकारों की कार्यशैली को सुचारित रूप से चलाने के लिए ये फैसला जरूरी था। होता क्या है, कई बार कई ऐसी नीतियां, पॉलिसीज, योजनाएं बनाई जाती हैं जो किसी पर्टिकुलर जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच पे आधारित होती है। ऐसे में सरकारों के पास कम से कम ये आंकड़े होने जरूरी हैं। कई बार केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो एक पर्टिकुलर जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, उनको पॉलिटिकल फाइनेंशियल बेनिफिट्स देने के लिए इन योजनाओं को बनाती है। बट जब तक आपके पास उस जाति की आबादी के आंकड़े ही नहीं होंगे, आप कैसे उस अनुपात में राशि आवंटित करेंगे, कैसे उस योजना का आप विस्तार करेंगे जब तक आपके पास आंकड़े नहीं होंगे। तो ऐसे में सरकार की कार्यशैली सुनियोजित तरीके से सुचारू रूप से चले, ये आंकड़े सरकार के पास होने जरूरी थे। हम लोगों ने सिर्फ इस सोच के साथ हम लोग इसको लेकर आए हैं, जिसको भुनाना है, जिसको गाना है वो करता रहे। जनता को पता है कि अगर इस फैसले का श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है, मैं तो खुद गठबंधन का हिस्सा हूं, मुझे कतई कोई श्रेय नहीं लेना इस बात का कि मैं बार बार बोल रहा था, बल्कि मुझे और भाजपा के बीच में तो दरारें दिखाई जाती थी इस विषय को उठाकर कि चिराग अपनी अलग राह लेकर चल रहे हैं, तो ये अपनी सरकार को। पर ये मेरे प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली का हिस्सा है कि वो हर विषय को सुनते हैं, चर्चा करते हैं। लेटरल एंट्री का विषय मैंने उठाया, उन्होंने सुना, समझा और उसके ऊपर उचित कदम उठाए। ये विषय मैं निरंतरता में रखता रहा। जब प्रधानमंत्री जी को लगा कि ये सही समय, उन्होंने फैसला लिया। तो अगर किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय जाता तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। जैसे राहुल गांधी अब तमाम शर्तें गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी कि उन्होंने ये कहा कि इसको जल्दी जल्दी लागू किया जाना चाहिए, कब लागू किया जाना चाहिए, चुनाव के पहले अब इनको सब जानना है, सब याद आ रहा है। आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होगी?
इसका पूरा विस्तृत रोड मैप सबके सामने रखा जाएगा। काफ़ी चीज़ों पे काम किया जा चुका है, काफ़ी पक्ष हैं ऐसे जिस पे अभी कार्य करना बाकी है। मुझे लगता है और इसको टाइम बाउंड ही रखा जाएगा, इसको कतई अनंत काल के लिए हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, समय रहते हुए इसको हम लोग पूरा करेंगे। और साथ ही में मुझे लगता है इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक न्याय को मजबूती देना भी है। और जब आप सामाजिक न्याय को सशक्त करने की बात करते हैं, उस श्रृंखला की ये पहली कड़ी है। आने वाले दिनों में कई और इससे जुड़े हुए फैसले भी हैं। हम लोग की मांग है प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की, हम लोग की मांग है कि आरक्षण के दायरे को और बढ़ाया जाए, कैसे समावेश बाकी और उस वंचित वर्ग का किया जा सके जो संभवतः अभी तक इसका लाभ नहीं ले पाए हैं। तो उस श्रृंखला में ये पहली कड़ी है, अभी कई और कड़ियां जुड़ेंगी। एक बहुत ऊपरी लेवल पे माना जा रहा है कि पिछड़ों को लाभ दिलाने के लिए किया जा रहा है, जबकि असली काम या जो और भी चीज़ें हैं इसमें महिलाओं को एक बड़ा हिस्सा मिलना है, क्योंकि अगले साल पे जो नारी वंदन योजना आई थी तो उसको लागू करने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होंगी और एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का वो पक्ष में या कोशिश की जाएगी, खासतौर से एनडीए द्वारा की जाएगी। उसी तरीके से दलितों को के लिए भी होने की बात होगी। आपने भी तो कुछ अपने तरीके से वोट बैंक को आगे करने के लिए कुछ किया होगा, सोचा होगा। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा जात पात में मैं विश्वास रखता नहीं हूँ, बट हैविंग सेड इट ऑल, ये एक विडंबना है हमारे देश की। और कई ऐसे राज्य जो खासतौर पे जिस राज्य से मैं आता हूँ, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें और ख़ासतौर पे वहाँ की राजनीति ही आधारित जातियों के हिसाब से होती हैं। ऐसे में एक और दुर्भाग्य पक्ष इस बात का ये भी है कि आज भी भेदभाव होता है जाति के आधार पर। आज भी गाहे बगाहे आपको उदाहरण मिलते हैं कि एक दलित युवक को ही घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, दलित परिवार को मंदिर में जाने के बाद गंगा जल से मंदिर धुलवाया जाता है या प्रवेश ही नहीं करने दिया जाता। आज भी ये भेदभाव होते हैं। ऐसे में समावेश हो सबका, सबकी उचित भागीदारी हो, उसके लिए ये जानकारी पहले होना ज़रूरी है कि कौन कहाँ कितना, ये जानकारी होनी ज़रूरी है। उस सोच के साथ, और उसमें भी जब आप आरक्षण की भी बात करते हैं तो कई बार जो बड़ी जातियां होती हैं उस वर्ग में वो उसका ज़्यादा लाभ ले जाती हैं और बाकी की जातियां कहीं ना कहीं वंचित रह जाती हैं उससे भी। तो ऐसे में सबका समावेश हो, सबको मौका मिले, सबकी भागीदारी हो, सबका रिप्रेजेंटेशन हो, उस सोच के साथ हम लोग इसको लेकर आए हैं। किसी वोट बैंक को मैं और मजबूत कर लूं या मुझे उसका बहुत कोई राजनीतिक लाभ मिल जाए, ये नहीं, सबका समावेश हो जाए, इंक्लूसिव। सतही तौर पे ये कहा जाता है कि जाति जनगणना पर से ये पता लग जाएगा किसके किसका कितना हिस्सा है और इस हिसाब से नीति बना दी जाएगी और वो सब राजनीतिक कहते हैं। इस देश में नीतियां तो बनती नहीं, लेकिन हो क्या गया, हुआ क्या, मिला किसको क्या? क्या पिछड़ों को, गरीबों को, दलितों को, महिलाओं को मिला? नहीं, देखिए, मैं बाकी सरकारों की तो मैं बात नहीं करूंगा, बाकी सरकारों ने किस सोच के साथ नीतियों का गठन किया, निर्माण किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, नहीं किया। बट अगर मैं अपनी सरकार की मैं बात करूं और पिछले 11 साल के कार्यकाल की मैं बात करूं, गरीब कल्याण से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं, और बहुत बेसिक योजनाओं की मैं बात कर रहा हूं, शौचालय देश में बनाने का जिम्मा देश के सर्वोच्च पद पे बैठे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया। ये एक ऐसी योजना जिसका लाभ आज गांव में रह रही, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रीजन, रिलीजन, उस महिला को मिल रहा है जिसने शायद कभी इसकी कल्पना भी नहीं की। सोचा। उज्ज्वला योजना का लाभ, कई बार हम लोग के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम लोग कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं और हम लोग धर्म में बांटते हैं, ये करते हैं। हर उस महिला को मिल रहा है जो उस गांव में रह रही है, उसको दशकों के बाद घर में आज चूल्हा उनको मिला, जल रहा है घर पे। इसी तरीके से छोटी बड़ी तमाम योजनाएं, आयुष्मान योजना, देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं कि जब वो खाद्य मंत्री थे उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना का निर्माण किया कोविड के वक्त, क्योंकि उनको वो तस्वीरें विचलित करती थी जब हजारों किलोमीटर की यात्रा करके लोग अपने गांव जाने के लिए मजबूर थे। और आज उस योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। तो ये तमाम ऐसी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं जो आपको आर्थिक तौर पर बल देती हैं, आपको और मजबूत करने का कार्य करती हैं, जो मुझे लगता है कि हर घर तक और अधिकांश घरों तक पहुंची हैं। जब हम लोग कहते हैं और ये आंकड़े दर्शाते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक मजबूती तो उनको मिली है। उनको आर्थिक मजबूती मिली है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक जो बड़ी बात हुई है, जैसे क्या आपको लगता है कि बिहार में जात आप नहीं मानते हैं या आप, लेकिन आप उस जाल में तो हैं, जातियों के जाल में,
तो क्या बिहार से, जहां जिस बिहार में जयप्रकाश नारायण में जाति तोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिन्होंने नाम के आगे से जातियां हटा दी, तो कुछ लगता है निकट भविष्य में कभी कुछ बिना जाति के भी बातचीत हो सकती है, या वही हिसाब है, चिराग पासवान इस खेमे में, कुर्मी इस खेमे में, यादव उस खेमे में? उसके लिए ना सबका विश्वास, और जिस मंत्र के साथ मेरी सरकार काम भी कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो विश्वास जीतना जरूरी है। क्योंकि आज भी ना कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो आपको जात पात के नाम पर बांटने की राजनीति करते हैं। बिहार का एक प्रमुख क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय जनता दल, जो कि बड़ी गर्व से जातीयता और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हुए अपने एम वाई समीकरण की बात करता है। मेरा भी एक एम वाई समीकरण है, बट मेरे एम में महिला है तो मेरे वाई में युवा है, और मैंने पिछली बार 5 सीटों पे महज लोकसभा का चुनाव लड़ा, बट मैंने अपने एम वाई समीकरण को मैंने वहां पे चरितार्थ करके दिखाया। वहां पे उन 5 में से 2 महिलाएं हैं तो 4 युवा हैं। तो मैंने तो नारी शक्ति अधिनियम का भी 100% लागू कर दिया है। उसमें वहां पे उसको लागू करने का काम किया। बट हाँ, ये विडंबना है हमारे राज्य की, बट मुझे लगता है उससे पहले वो विश्वास जीतना हर जाति का जरूरी है। जो लोग उनको आज भी बांटने का काम करते हैं अपने राजनीतिक लाभ से, मुझे लगता है इसके आने से उन जातियों को भी विश्वास होगा कि हमारी भी सोच रखी जा रही है, समावेश। नहीं तो ये लोग कभी मनुवाद की सोच को बढ़ावा देकर, कभी अलग अलग उदाहरण देकर सिर्फ समाज को बांटने का काम करते हैं। बट मुझे लगता है इसके बाद वो समाज भी एकजुट होगा, और इवेंचुअली ना सिर्फ हम बिहारी बनकर सोचेंगे बल्कि भारतीय बनकर। आपने एक एमवाई महिला युवा का बात की, लेकिन आपका ओरिजिनल एक नारा था बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वो अब कितना काम कर रहा है? सचमुच लोगों में क्या वो पेनिट्रेट किया है, और कितना काम कर रहा है? बिल्कुल पेनिट्रेट कर रहा है, बट और ज्यादा मजबूती से करे। ये प्रश्न आपने पूछा नहीं, बट आपके पूछने से पहले मैं जवाब दे देता हूं। जल्द बिहार वापस जाना भी चाहता हूं मैं, और इसी सोच के साथ जाना चाहता हूं कि बिहार में जाकर, बिहार में रहकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को पूरी तरीके से धरातल पर उतारा जा सके। मेरा राजनीति में आने का कारण भी सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारी रहे। दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया है, पर अब मैं चाहता हूं कि जो बिहारी दूसरे राज्यों में हैं या दूसरे देशों में हैं, जिनको पलायन कर कर अलग अलग राज्यों में जाना पड़ा, उनकी पीड़ा को मैंने देखा है। वो वहां पर गए, 2-2 3-3 पीढ़ियां वहां पर बीत गई, चाह कर भी वो अपने राज्य वापस नहीं आ पा रही, क्योंकि राज्य में वो इकोसिस्टम ही नहीं तैयार हो पा रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं तैयार हो पा रहा है। आज भी मेरे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था पटना में हो सकती है, दरभंगा, भागलपुर, अलग अलग जिलों में हम एजुकेशन हब बना सकते हैं। ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच है, पर इसको एग्जीक्यूट अब बिहार में रहकर ही किया जा सकता है। लोग कह रहे हैं कि बिहार वो कब करेगा, चिराग पासवान कब करेंगे, कैसे करेंगे, और कहां से वो यूथ की ऊर्जा आकर के बिहार के चिराग पासवान को बैठाएगी? कैसे वो समीकरण है क्या आखिर? एक्चुअली ये भी एक विडंबना रही कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, बीच का अगर एक बहुत छोटा सा समय छोड़ दे तो कभी हम लोग राज्य सरकार का हिस्सा बन ही नहीं पाए। अलग अलग कारणों की वजह से, कभी वो राजनीतिक ताकत नहीं थी, कभी वो प्रेजेंस नहीं था जो विधानसभा में होना जरूरी है। अलग अलग कारणों की वजह से हम लोग कभी बिहार सरकार का हिस्सा बन ही नहीं पाए। बीच में एक बहुत छोटा सा फेज आया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे, जिस वक्त हम सरकार का हिस्सा बने थे। आज की भी तारीख में मैं केंद्र में जरूर मैं सरकार का हिस्सा हूं, बट बिहार में मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं। किसी भी डिसीजन मेकिंग बॉडी में मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है या मेरा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो ऐसे में मैं उस भूमिका में जरूर अपने आप को देखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि सरकारी एजेंडे का हिस्सा मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बने। और जिस विकसित देश की कल्पना मेरे प्रधानमंत्री करते हैं, वो तभी संभव होगा जब मेरा बिहार विकसित राज्य बनेगा, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनेगा। एक आपका विभाग है, फूड प्रोसेसिंग विभाग है केंद्र में। पिछले 11 महीने में बहुत कुछ चीज़ें हुई होंगी, और ख़ास तौर से बिहार को उद्योग की दिशा में ले जाने की दिशा में अगर कुछ काम हो पाया है कि नहीं हो पाया है, वो भी एक समझना चाहेंगे हम। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा निग्लेक्टेड विभागों में से रहा है। जितनी संभावना है इस विभाग की, उसके ना के बराबर अभी हम लोगों ने शुरुआत की है। अनंत संभावनाएं हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इवेंचुअली भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाए, और ये सामर्थ्य है हम लोगों में। कृषि प्रधान देश है हमारा,
जितना उत्पादन हमारे पास होता है, ना सिर्फ हम अपनी हंगर नीड्स को हम पूरा कर सकते हैं, बल्कि उन देशों की हंगर नीड्स को भी हम लोग पूरा कर सकते हैं, जहाँ पे शायद वो कृषि प्रधान नहीं हो या जहाँ पे खाद्य पदार्थों की अभी भी कमी हो। ऐसे में कई देशों के साथ फूड सिक्योरिटी कॉरिडोर्स भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। यूएई के साथ इस तरीके का कॉरिडोर हम लोग का तैयार हो रहा है। अलग-अलग देशों के साथ ये बातचीत हमारी चल रही है। इसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि दुनिया का कोई ऐसा डाइनिंग टेबल ना हो जहां पे भारतीय कम से कम एक व्यंजन तो जरूर वहां पे मौजूद हो। और वो कैसे होगा? वो खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से होगा। इस दिशा में जब से मुझे ये जिम्मेदारी मिली, हम लोगों ने ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स में हम लोगों ने लगभग दुगना उसको करने का हम लोगों ने कार्य किया है, बल्कि हम लोगों ने मेरे राज्य में मैं काफ़ी निवेश लेकर गया हूँ। देश के अलग-अलग कोने में ना सिर्फ राष्ट्रीय जो इस सेक्टर से जुड़े हुए बिग प्लेयर्स हैं, बिग लीडर्स हैं, ना सिर्फ उनके एक्सपेंशन प्लान्स बड़े हैं, उनका निवेश बड़ा है, बल्कि ग्लोबली भी मुझे मेरे प्रधानमंत्री जी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया, जो मेरे लिए एक फर्स्ट टाइमर मंत्री के लिए बहुत बड़ी बात थी कि इतनी जल्दी, महज 7-8 महीने ओल्ड था मैं उस वक़्त जब मुझे ये मौका मिला। वहाँ पे भेजा, वहाँ से भी मैं निवेश लेकर आया। तो विदेशी कंपनियाँ भी, और मुझे खुशी इस बात की होती है कि जिस तरीके से दूसरे देश भारत को एज़ अ डेस्टिनेशन देख रहे हैं, नॉट ओनली बिकॉज़ वी हैव 1.4 बिलियन पॉपुलेशन बट आल्सो द काइंड ऑफ ब्रेन्स दैट वी हैव हियर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी सोच के साथ वो लोग भारत में आना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम लोग इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके हम लोग उस रास्ते को आसान करने का कार्य कर रहे हैं। ईज़ ऑफ बिज़नेस हो, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस हम लोग दे रहे हैं। बट हाँ, एक लंबी मांग जो मेरे विभाग की लंबे समय से रही, खाद्य प्रसंस्करण के साथ लोग स्किल होकर जुड़ना चाह रहे हैं, इसका ज्ञान लेना चाह रहे हैं। और अभी तक देश में मात्र सिर्फ 2 ही निफ्टम थे, जो फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट है जो मेरे विभाग के अंतर्गत आता है। एक तांजावुर में था और एक कुंडली में। इस बार माननीय वित्त मंत्री साहिबा के द्वारा तीसरे निफ्टम की भी घोषणा की गई है, जो मेरे ही गृह इलाके राज्य में हो रहा बिहार में खुलने जा रहा है। बट हाँ, अभी भी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। स्काई इज द लिमिट इस क्षेत्र में अभी। है। चिराग पासवान का नाम जब जाना जाता है तो ठीक है, युवाओं में बहुत है, उनकी पॉपुलैरिटी है। दलितों में बहुत ज़्यादा एक उनके लिए बहुत इच्छाएं हैं, बहुत सारा वो है। लेकिन बिहार में, इसी बिहार में दलितों को लेकर के तोड़ने की कोशिश की गई आज से 10-12 साल पहले। दलितों को महादलित बना दिया गया और फिर अब आपने उस पूरे क्रम को कैसे अपने हिस्से में किया? क्योंकि आप तो अब तक जब से सत्ता में आए तब से 15-16 तो सांसद दे चुके हैं, अगर टोटल क्रम जोड़ा जाए आप उसको, तो कैसे आपने तोड़ा उसको? ये एक मानसिक सोच है और कुछ नहीं। और जब आप इस सोच को बदलते हैं, अपने आप पूरा दृश्य धीरे-धीरे बदलने लगता है। पहली बात तो मैं दलित, महादलित इन चीज़ों में मैं मानता ही नहीं। अनुसूचित जाति, ये एक संवैधानिक टर्मिनोलॉजी है जिसका ज़िक्र भारत के संविधान में किया गया है और इसमें शेड्यूल कास्ट में उन जातियों को शेड्यूल किया गया है जिनका आधार छुआछूत रहा। समय-समय पर जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किए गए, छुआछूत के आधार को आधार बनाया गया, गाँव से बाहर रहने के लिए उनको विवश किया गया, उनको छूना तो दूर की बात है, देखना तक पाप माना जाता था। ऐसी जातियों को शेड्यूल करके उसको शेड्यूल कास्ट में रखा गया, जो अनुसूचित जाति है। राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक लाभ पाने के लिए समय-समय पर लोगों ने उसमें भी फर्दर बाइफरकेशंस करने के प्रयास किए अलग-अलग राज्यों में, मेरे ही राज्य में दलित, महादलित। पर ये सोच, क्योंकि एक बैकग्राउंड से सब आते हैं और सबके साथ एक ही तरीके का भेदभाव हुआ है, ऐसे में सबको एक साथ लेकर ही आगे बढ़ेंगे, तभी उस वर्ग का विकास हो सकता है, उस वर्ग का समावेश हो सकता है मुख्य धारा के साथ। और मैं इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर आपकी थॉट्स में अगर आपकी क्लैरिटी है, तो आप इन भेदभावों से उठकर, और मैं तो इवेंचुअली मैं चाहता हूं कि बिहार में सिर्फ 14 करोड़ बिहारियों का जिक्र हो। मैं जब राजनीति में नया-नया आया था, मेरे लिए ये बहुत तकलीफ की बात होती थी कि जब मैं बिहार जाता था और उस वक़्त मुझसे जो भी मिलता था, मुझे ब्राह्मण मिलता था, भूमियार मिलता था, राजपूत मिलता था, पिछड़ा मिलता था, अति पिछड़ा मिलता था, दलित मिलता था, महादलित मिलता था, मुसलमान मिलता था, बट कोई बिहारी नहीं मिलता था। इस सोच को बदलने के लिए ही मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर आया। एक जो सबसे बड़ी बात है, आप जिस सज्जन के बेटे हैं, जो 6 प्रधानमंत्रियों के साथ जिसने काम किया हो, उनसे आपने, उन रामविलास पासवान जी से, जिन सबको हम सब जानते हैं, हमारे पुराने
पटचित्र हैं सब, उनसे आपने क्या-क्या लिया है? उनके अनुभव की आप तुलना ही नहीं कर सकते। सोचिए देश के 6-6 प्रधानमंत्रियों के साथ, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम वीपी सिंह जी टू देवे गौड़ा जी टू आईके गुजराल साहब टू अटल बिहारी वाजपेयी जी टू मनमोहन सिंह जी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जिन्होंने काम किया हो, उनके अनुभव का दायरा आप देखिए कितना बड़ा है। बट अगर यही सवाल आप मेरे पिता से पूछते और वो मेरी जगह यहाँ पर अगर होते और आप उनसे सवाल पूछते, तो छूटते ही उनका जवाब होता कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। बट हाँ, एवरी बिट ऑफ मी इज बिकॉज ऑफ हिम। नहीं, नहीं, वो होते तो ये भी कहते कि अभी बहुत कुछ चिराग को आता था, कोई नहीं है, वो फ़ौरन वो कर देते उस तरीके से। बिल्कुल। खैर, चूँकि आप फ़िल्मों से भी जुड़े रहे हैं और बाकी चीज़ें, हर आदमी को एक कहा जाता है एक परफॉर्मिंग आर्ट आनी चाहिए। चिराग उसमें विश्वास रखते हैं थोड़ा बहुत? मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी चीज़ों की ज़रूर होनी चाहिए। मैं म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखता हूँ। फ़िल्मों से मैं जुड़ा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो टच मेंटेन करके रखूँ। जब भी मौका मिलता है ओटीटी पे सीरीज़ वग़ैरह देखता हूँ, थोड़ा-सा माइंड भी रिफ्रेश होता है। तो वो एक जोड़ रखना चाहता हूँ। फ़िटनेस पे मैं ध्यान देता हूँ। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे मैं ध्यान देता हूँ, साइक्लिंग, स्विमिंग। तेजस्वी यादव के बारे में क्या ख़्याल है? फ़िटनेस पे बात याद आ गया। वो मेरे छोटे भाई हैं, मैं ये चीज़ मैं ज़रूर उनको बोलूँगा कि उनको इसके ऊपर ज़रूर थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, बट अगर आप दिन में 1 घंटा अपने लिए ही नहीं निकाल सकते, तो फिर आप और किसी चीज़ के लिए नहीं कर। अंतिम सवाल, चिराग मन कैसे हल्का करते हैं? गपबाजी किससे के साथ कर पाते हैं? कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? माय सोचते मदर इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। मैं उनके साथ मैं बहुत समय बिताता हूँ, बहुत चिट-चैट करता हूँ, उनसे बहुत सारी पुरानी चीज़ें सुनता हूँ। मेरा क्या चल रहा है वो बताता हूँ, एंड शी इज़ ऑलवेज़ बीन द ब्रेन बिहाइंड माय फादर, और वही ताकत, वही ऊर्जा मुझे उनसे मिलती है। पासवान जी, रामविलास पासवान जी बहुत अच्छा खाना खिलाते थे हम लोगों को, बहुत अच्छे थे और खुद बनाते भी थे। आई नो। चिराग क्या कर पाते हैं? चाय-वाय बना लेते हैं मैं या बहुत बुरा हूँ इसमें। किचन मतलब मैं आई एम नॉट प्राउड टू से दिस, आई फील अशेम्ड सेइंग दिस, बट नहीं, मुझे बनाना नहीं आ पाता है, मैं नहीं बना पाता हूँ ज़्यादा। पापा बहुत अच्छा बनाते थे, स्पेशली नॉन-वेज वगैरह बहुत अच्छा बनाते थे और उनको खिलाने का बहुत शौक होता था। आप सबने अनुभव किया होगा वो। तो मैं इस मामले में थोड़ा कमज़ोर हूँ। पार्टी का अखिल भारतीय विस्तार भी कुछ देने की योजना है या सिर्फ बिहार में ही? नहीं, बिल्कुल, और पार्टी एक्सपेंशन मोड में है। मुझे खुशी है इस बात की कि पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में अपने दायरे को बढ़ाया। हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक हम लोगों ने पेनिट्रेट किया। आज की तारीख में मेरे 2 विधायक नागालैंड में हैं। कई बार हम लोगों ने झारखंड में चुनाव लड़ा, हम लोगों को सफलता नहीं हासिल हुई, बट पिछले झारखंड के चुनाव में एक विधायक हमारे झारखंड में भी जीत कर आए। तो धीरे-धीरे पार्टी ने अपना विस्तार किया है और आने वाले दिनों में मैं और पार्टी का विस्तार, खास तौर पे उत्तर प्रदेश, पंजाब पंजाब जैसे में भी राज्य। बहुत अच्छा था पहले। बिल्कुल, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे मैं आने वाले दिनों में पार्टी को और मजबूत होता हुआ देखना चाहता हूँ। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ चिराग जी, आपने बहुत समय दिया पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स को बातचीत करने के लिए। बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू।